नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। किस मुहूर्त में जागना, किस मुहूर्त में नहाना, किस मुहूर्त में पूजा पाठ करना, किस मुहूर्त में पढ़ना है सबसे उत्तम और सबसे शुभ, जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो भाई, आज का जो टॉपिक है उसको याद करके, उसको जानकर एक कहावत याद आ रही है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो इंसान अपने जीवन में समय की कीमत नहीं समझ पाता, वो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे लोग हर काम को टालते रहते हैं और सोचते हैं आज नहीं तो क्या, कल कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, बल्कि आपको वक्त के अनुसार चलना सीखना पड़ता है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि किस एक मुहूर्त में आपको जागना, नहाना, पूजा पाठ और पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मुहूर्त बेहद चमत्कारी है। तो आपकी सेहत और आपकी किस्मत पर यह असर डालता है। तो कौन सा है वो मुहूर्त, जो ये जानने के लिए बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 7 जून 2022 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सुबह 7:54 तक थी। सुबह 7:54 के बाद इस समय अष्टमी तिथि शुरू हो चुकी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 3:50 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग कल सुबह 4:27 तक रहेगा। इसके बाद सिद्धि योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और भद्रा काल रात 8:17 तक, यमगंड काल सुबह 10:36 तक, और गुलिक काल दोपहर 12:20 से दोपहर 2:04 तक। इन अशुभ समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए और ना ही लंबी दूरी की यात्रा के लिए प्रयाण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे शास्त्रों में हर काम को करने का एक समय बताया गया है, लेकिन आज हम आपको उस एक महामुहूर्त के बारे में बताएंगे जो आपकी सेहत, स्वभाव और किस्मत पर सबसे ज्यादा असर डालता है। क्यों इस मुहूर्त को सबसे चमत्कारी और प्रभावशाली माना गया है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या है वो महामुहूर्त और इसको सबसे ज्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली क्यों माना गया है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त एक ऐसी तालिका है जो खगोलीय स्थिति के आधार पर दिन के 24 घंटे की दशा को बताती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन के 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का 30वां भाग एक मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घटी। 1 घटी 24 मिनट की होती है, 2 घटी माने 48 मिनट। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट का कालखंड एक मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के पूर्व, मतलब जब सूरज निकल रहा है उसके ठीक पहले 2 मुहूर्त होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त का नाम आपने बहुत सुना होगा। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग नहीं उठते हैं, सूर्य का दर्शन नहीं करते हैं, वो लोग तो मतलब बिल्कुल आलसी हैं, ऐसे लोग तो अच्छे नहीं होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त रात का 4था प्रहर होता है। अब यहाँ प्रहर कह रहा हूँ तो 24 घंटे में 8 ही प्रहर होते हैं। 4 दिन में होते हैं, 4 रात में होते हैं, 3-3 घंटे के होते हैं। तो जो 4था प्रहर होता है ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के पहले प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। अब उसमें भी 2 मुहूर्त होते हैं। इसमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। तो घड़ी के अनुसार अगर देखना हो तो सुबह 4:24 से 5:12 के मध्य का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है।
इस समय सुबह तो हो जाती है, लेकिन आकाश में सूर्य दिखाई नहीं देता है। ब्रह्म मुहूर्त कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आकाश में देवी देवता भ्रमण करते हैं। इस समय सतोगुण की प्रधानता रहती है। देवताओं के आवाहन पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस समय सभी मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे देव अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कभी कभी मैं अपने मन में सोचा करता था कि ये मुहूर्त कौन सी झंझट है। अगर ये मुहूर्त न होता तो 365 दिन शादी करने के लिए अगर होता तो कम से कम सस्ते में बैंड बाजा, सस्ते में गाड़ी मोटर, सस्ते में मैरिज हॉल मिलते। अगर 365 दिन मुंडन का मुहूर्त होता तो तीर्थों में भीड़ न होती, जब जो चाहता जा कर के अपना करा लेता। अगर 365 दिन का मुहूर्त होता तो जनेऊ किसी को करवाना होता तो जब जा कर के करवा लेते, आसानी से पंडित जी भी मिल जाते और जगह भी मिल जाती। आखिर मुहूर्त का महत्व क्या है? तो भैया मुहूर्त का महत्व समझ में आया शिव स्वरोदय पढ़कर। शिव स्वरोदय में सारा रहस्य छिपा हुआ है इस ब्रह्मांड का। हर व्यक्ति जब सोकर उठता है उसकी विशेष रूप से एक श्वास चलती रहती है। सोमवार को सांस चलेगी, मंगलवार को चलेगी, बुधवार को चलेगी, बृहस्पतिवार को। इस तरह से हर दिन निश्चित है कि सूर्योदय के समय आपकी कौन सी नासिका से स्वर चलेगा, बाएं से चलेगा कि दाहिने से चलेगा, ये फिक्स है। लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए नहीं। आप मिला सकते हैं कि अगर लिखा हुआ है शिव स्वरोदय में कि दाहिनी नाक से श्वास चलेगा बृहस्पतिवार को, तो सूर्योदय के समय आप घड़ी देख लीजिए, दाहिनी नाक से ही आपका श्वास चलेगा। 54 मिनट के बाद श्वास बदलेगी, श्वास बदलेगी। इसी क्रम में जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें क्या होता है कि उसमें सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। दोनों नासिका से समान वायु निकलती है और जब सुषुम्ना में आदमी जरा सा आंख बंद कर देता है तो उसके ध्यान में समाधि की अवस्था लग जाती है और समाधि की अवस्था में जाने के बाद व्यक्ति एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, एक अलग ही सुख में चला जाता है। और कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ ध्यान किया जाता है, समाधि में जाया जाता है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी को श्राप दिया जाता है। ये सुषुम्ना नाड़ी चलती कब है? एक तो ब्रह्म मुहूर्त में चलती है अपने आप से, दूसरे अधिक से अधिक क्रोध जब आपको आ जाएगा तो ये चलने लगेगी, या अत्यंत आप प्रसन्न हो जाइए तब चलने लगेगा। अत्यंत प्रसन्नता में अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं वो सद्य फलीभूत होगा, और अत्यंत कुपित होकर के अगर आपके मन से कोई शब्द निकल रहा है तो वो भी जाकर के उस व्यक्ति के लिए अशुभ बन जाएगा। और जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ गर्भाधान विकलांग बच्चा पैदा करता है। क्यों? क्योंकि उस समय सुषुम्ना का प्रवाह चल रहा होता है। तो ये जो हमारी श्वास की गति है, अष्टांगुलम बहेद्वायुरनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोटसांगुलम, ये जो हमारी श्वसन क्रिया है, इस श्वसन क्रिया के ही ऊपर आधारित करके मुहूर्त का निर्माण किया गया है। कोई भी मुहूर्त अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो वो श्वसन क्रिया के अंतर्गत परिवर्तन के आधार पर ही हमारे मुहूर्त की परिकल्पना की गई है। ये ऐसे ही कोई कपोल कल्पना नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 365 दिन के मुहूर्त के बारे में आप जान रहे थे, और भी बहुत कुछ जानेंगे, महामुहूर्त के बारे में जानेंगे, उसके प्रभाव, उसके चमत्कार के बारे में जानेंगे। लेकिन अब बढ़ेंगे राशियों की तरफ, बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग।
चलिए मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में अभी भी शुक्र राहु की युति बनी हुई है। आपका राशि स्वामी मंगल 15:35 कला पर व्यय भाव में गोचर कर रहा है। भाई राशि स्वामी अगर व्यय भाव में है तो जरूरत से ज़्यादा खर्च होगा, और खर्च ही नहीं होगा, चिंता भी बढ़ेगी। किस चीज़ की? पैसे की। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके ऊपर काम का दबाव बढ़ेगा। मैं तो कहूँगा कि चाहे जितना दबाव बढ़े, लेकिन आप खुश रहिएगा, धैर्य रखिएगा, ये परिस्थिति कल ही बदल जाएगी। जीवन साथी से मतभेद संभव है, इसलिए हो सके तो जीवन साथी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। और यदि आपको पहले कभी पीठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसकी शुरुआत फिर हो सकती है। भावनाओं पर काबू रखिएगा। गाय को रोटी या हरा चारा आप खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृषभ राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं शंकर यादव मध्य प्रदेश से। शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। शंकर जी आपका स्वागत है, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरा नाम शंकर यादव है। मेरा जन्म 12 मई 1978। जी। सर मेरी नौकरी नहीं लग रही है, 6 महीने से परेशान। चलिए मैं बता ही देता हूँ शंकर जी, आप तो 52 साल के हो गए। मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। नौकरी का अभी भी योग जल्दी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगले 45 से 90 दिनों के अंदर आप रोजगार परख हो जाएंगे, चाहे व्यवसाय के माध्यम से चाहे नौकरी के माध्यम से। लेकिन आपको चाहिए कि आप नित्य 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर करें। अगर आप सुंदरकांड का 100 दिनों तक पाठ करेंगे, पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके उनके सामने घी का दिया जला करके पाठ पूजा करेंगे, तो निसंदेह आपका भाग्योदय होगा। अभी आपका भाग्य बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रहा है। हनुमान जी की उपासना के बाद आप स्वयं अपने आप को भाग्यशाली और अपनी किस्मत को बदलता हुआ देखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी? क्या है आज का उपाय? शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, वृषभ राशि में बुधादित्य योग है, सूर्य बुध की स्थिति है, और लग्नेश व्यय भाव में है। तो ऐसे में धनेश अगर लग्न में है और लग्नेश अगर व्यय में है, तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बनती है कि ऐसे लोगों का गहना, पैसा, पर्स, ये कोई चीज आज गायब होने के संयोग में है। इसलिए आज अपने सभी सामानों के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, आपके 10वें भाव में शनि की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि किसी काम को पूरा करने में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा। और सफलता पा करके इतना भी मत अठलाइएगा कि किसी करीबी की भावना को आप आहत कर दें, क्योंकि आज तो आप उसकी भावना को आहत करेंगे, लेकिन कल इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। सिर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है, राहत आपको मिलेगी, लेकिन आराम करने पर। लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने अब तक ब्रह्म मुहूर्त के ज्योतिषीय महत्व के बारे में तो बताया, अब ब्रह्म मुहूर्त के साइंटिफिक महत्व के बारे में और इसके बेनिफिट्स भी पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है, अर्थात वायुमंडल में उस समय प्रदूषण बहुत ही कम होता है। इस समय वायुमंडल में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि और मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए बहुत जरूरी होती है। वहीं जब हम इस समय नींद से जागते हैं तो मस्तिष्क में एक स्फूर्ति और ताजगी होती है। सुबह जल्दी उठने से आप मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा,
निराशा जैसी मानसिक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आयुर्वेद में तो वर्णन है कि वात, पित्त और कफ का प्रभाव भी दिन रात के प्रहरों और मुहूर्तों के अनुसार बदलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में वात तत्व का प्रभाव ज्यादा रहता है, जिससे मुहूर्त में उठने से उच्च रक्तचाप, जोड़ों के रोग, गठिया, यूरिक एसिड, गाउट, मोटापा आदि रोगों में लाभ मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उसका इम्यून सिस्टम, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों के शरीर में दर्द कम होता है। इनके शरीर में बाकी लोगों की तुलना में मिनरल्स और विटामिन अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, विटामिन डी मिलेगी, तो शरीर का दर्द तो अपने आप ही गायब हो जाएगा और आपके मुखमंडल का तेज भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि आप जहाँ भी जाएंगे वहीं आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं और आप 3 बजे रात तक पढ़ ही रहे हैं, तो आप कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे? तो इसमें ये पश्चाताप करने की बात नहीं है कि अरे मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता हूँ, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि भगवान ने गीता में एक बात और कहा है, वो बात भी मैं आपको याद करा दूं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, और यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यते मुने। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो संसार के लिए रात है उसमें मेरा संयमी भक्त जागता रहता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो संसार के लिए रात्रि है, कालिमा युक्त है, उसमें हमारा भक्त जागता रहता है, जो हमारा संयमी भक्त है। यस्याम जागृत भूतानाम, और जिस उजाले में पूरा संसार जागता है, यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने, वो हमारे ऋषि मुनि जैसे भक्तों के लिए रात के समान होता है, उसमें वो आराम करता है। तो सरस्वती की साधना करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो एक तरह से तपस्या में हैं। पढ़ाई क्या है? तपस्या। पढ़ाई सिर्फ रोजी रोटी का माध्यम नहीं, सरस्वती को प्रसन्न करने का एक उपाय, सरस्वती की साधना, यह एक प्रकार की तपस्या है। ऐसा व्यक्ति तपस्वी है, इसे साधारण ना समझो। और वो जब भी उठता है तभी उसके लिए सूर्योदय, जब वो जागता है तभी उसके लिए सूर्योदय, और उसके लिए सारे नियम कानून शिथिल किए जाते हैं। आप ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें, कहीं विद्यार्थियों को आप अपना उपदेश न देने लगें कि अरे तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो, तुम तो जल नहीं देते हो, तुम अपने ज़िंदगी में क्या कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए। व्यक्ति के कार्य को, व्यक्ति की साधना को और व्यक्ति के लक्ष्य को देख करके ही किसी प्रकार का उपदेश किसी को देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के ग्रहों की स्थिति भी वही है। जैसे मेष का लग्नेश व्यय भाव में, वृषभ का लग्नेश व्यय भाव में, तो मिथुन का भी लग्नेश व्यय भाव में। ऐसे संयोग बहुत कम बनते हैं, ये आप जान लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति को देखकर ये कहते हैं कि धन लाभ होने की संभावना आपकी बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और कुशलता दिखेगी। जीवन साथी से अपनी भावनाओं को शेयर करिए। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। पति और पत्नी के बीच में किसी चीज की दीवार नहीं होनी चाहिए, खास करके विचारों की दीवार तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, अपने लक्ष्य से ना भटकें। और आपको बताना चाहूँगा कि पंछियों को अनाज खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों के जो खर्चे का मालिक है वो आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब है यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आप चाहे जितना बचत करना चाहें लेकिन आज खर्च बढ़ा रहेगा। आप खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी ज़रूरतें सामने आएंगी कि आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इससे कोई डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है, न दुखी होने की बात है। ये तो दिन रात में उतार चढ़ाव होता रहता है। काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। सहकर्मी जिस तरह से साथ देना चाहिए उस तरह से साथ नहीं देंगे। और हाँ, किसी दोस्त से किसी बात को लेकर के मतभेद भी हो सकता है जो हमारे समझ से ठीक नहीं है। और यदि आप पहले कभी माइग्रेन या सरदर्द की बीमारी से जूझ चुके हैं तो ये बीमारी पुनः एक बार आपको डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति मंगल के साथ है। तो कहने का मतलब ही ये है कि आप ज़्यादा तनाव लेने की कोशिश ना करें, और अगर कोई आपके अपोजिट भी बात हो रही है तो अपने चेहरे पे कोई भाव ना आने दें, पूरा धैर्य रखें, वरना नुकसान संभव है। यदि आपकी कमजोरी दिखी तो सामने वाले का अटैक और बढ़ जाएगा। हरा ज्वार गाय को अगर आप खिला सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा। वैसे शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी हमें महामुहूर्त के बारे में बता रहे हैं, जिस मुहूर्त में हमें अपने कुछ जरूरी काम करने चाहिए। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारी सेहत और किस्मत चमक उठे। बताइए पंडित जी। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय अगर परमेश्वर का चिंतन करें तो ये ब्रह्म स्नान कहलाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यन्तरः शुचि। हमारे पुराण कहते हैं कि जब भी श्री हरि विष्णु का ध्यान हृदय में किया जाता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री हरि विष्णु का जब भी हृदय में ध्यान किया जाता है तो व्यक्ति आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों रूप से पवित्र हो जाता है। स्नान करने से तो केवल बाह्य अंग की शुद्धि होती है, आंतरिक अंगों की शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि शरीर में मल मूत्र का अवशेष सदा बना रहता है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने पर बाह्य और आंतरिक दोनों शुद्धियाँ मिल जाती हैं और व्यक्ति हर प्रकार से पुण्य का भागी बन जाता है। जो लोग ब्रह्म स्नान में स्नान करते हैं उनका स्नान ब्रह्म स्नान कहलाता है, और जो लोग देवताओं का स्मरण करते हुए स्नान करते हैं उनका स्नान देव स्नान कहलाता है। कुछ लोग नहाते समय कहते हैं हर हर महादेव, काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव शिव शंभो। कोई लोग कहते हैं हर हर गंगे। तो इस समय स्नान करने से तीनों दोष वात पित्त और कफ ये संतुलित होते हैं, जिससे मन और बुद्धि दोनों में बल आता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह 4 मिनट के लिए होता है, पहले भी बता चुका हूँ। एक बार देखो ना कि कब चलती है आपकी सुषुम्ना, कब होता है आपके जीवन में परिवर्तन, कैसे आप जाते हैं समाधि में, कैसे आप तीसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक बार देख लो ना। कुछ नहीं करना है, केवल 4:24 पर हाथ पैर धो करके आसन लगा करके पूरब मुँह करके नहा करके बैठ जाओ और आंखें बंद रखो और कोई एक मंत्र करना शुरू कर दो। बस, चाहे ध्यान आपका जहाँ जाए, देखिएगा वो 4 मिनट कैसा चमत्कार करता है। इस समय में पूजा और ध्यान करने का विशेष महत्व है। इस समय में किया गया ध्यान आंतरिक शांति प्रदान करता है। इस समय में किया गया जप तप व्यक्ति को तत्काल सफलता दिलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इस समय किया गया व्यायाम शरीर को सबसे ज़्यादा मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ाकर रक्त को शुद्ध करता है।
विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए भी यह समय अनुकूल माना जाता है, क्योंकि रात भर नींद से तरोताजा हुआ मन मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में लगता है। इसी के साथ हर तरफ फैली हुई शांति मन को भटकने भी नहीं देती है और बच्चे एकाग्रता से पढ़ाई कर पाते हैं। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में कई प्रकार के रोगों के इलाज की औषधि का सेवन किए जाने का भी नियम है। तो ध्यान से इस बात को आप समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त जो है ये सचमुच में इंसान के लिए वरदान है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में नहीं हैं और आप गृहस्थ जीवन में हैं, तब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बनता है। बेमतलब 2 बजे रात तक टेलीविज़न देखना और गप मारना और बाहर घूमना बेवजह, ये शायद आपके जीवन शैली को प्रभावित करता है। आपको लगता होगा कि आप बहुत एडवांस हैं, 11 बजे सोकर उठते हैं, लेकिन सचमुच में आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार आपको प्रयास करके एक अनुशासित जिंदगी जीने का प्रयास भी करना चाहिए। और निसंदेह मैं समस्त भारतवासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए और पूरे अनुशासन में अपने आप को रखें, तो एक दिन आप ही सुखी नहीं होंगे, ये देश भी सोने की चिड़िया हो जाएगा। इस देश में भी कहीं अभाव नहीं दिखेगा, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं दिखेगी, और ये देश भी एक समृद्ध देश होगा, क्योंकि नागरिकों से ही राष्ट्र बनता है। जब तक यहाँ का सबसे निचले पावदान पर रहने वाला व्यक्ति, सबसे निम्न स्तर की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति सुखी और संपन्न नहीं होगा, तब तक यहाँ सुख और संपन्नता की परिभाषा अधूरी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये परिभाषा है स्वस्थ रहने की, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप जान लीजिए कि इस समय चंद्रदेव आपके राशि में विराजमान है और इस समय 16 अंश 53 कला पर गोचर भी कर रहे हैं। और आपका राशि स्वामी इस समय आपके आजीविका स्थान में है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा आपकी राशि में है, तो सीधी सी बात है, खर्चा बढ़ेगा। उचित योजना बना करके ही आपको काम करना चाहिए। और जीवन साथी से वाद विवाद की संभावना बनी हुई है। आंखों में जलन या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। उच्चाधिकारियों से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पूजा घर में अपने अगर शुद्ध देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आमदनी का मालिक अगर खर्च में चला जाए तो क्या कहेंगे? आज कन्या राशि के जातकों के साथ यही हुआ है। कन्या राशि के जातकों के आमदनी का मालिक जो होता है वो चंद्रमा होता है और उसकी स्थिति आज खर्च के स्थान में है। तो मैं तो भाई सलाह ही दे सकता हूँ ना कि आज फिजूल खर्ची न करिए। वाहवाही में आकर के अपना बजट मत बिगाड़िए। थोड़ा अपने हाथ को रोक करके रखिए। आज जो भी काम आप करेंगे उसको पूरा करने में समय लगेगा, क्योंकि आपके साथ काम करने वाले आपके साथ वैसा सहयोग नहीं करेंगे जैसा उन्हें करना चाहिए। रिश्तों की बात यह है कि परिवार में सुख शांति का माहौल आपको बनाए रखना चाहिए और भोजन ऐसा करना चाहिए जो डाइजेस्ट हो जाए, वरना आपका पाचन बिगड़ सकता है। सोच समझ करके कोई काम शुरू करिए। आज भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वांकुर अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए ये तो पंडित जी ने हमको बता दिया। अब ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान ना उठाना पड़े, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार के वार्तालाप, बहस, तनाव, झगड़े से बचना चाहिए। इस समय भोजन, यात्रा, मादक द्रव्यों का सेवन करने का निषेध किया गया है।
ब्रह्म मुहूर्त में तो मल मूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तेज आवाज में पूजा पाठ करने के आदी होते हैं, लेकिन ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा की शुरुआत और गर्भाधान की प्रक्रिया भूल के भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा करेंगे, दुर्घटना होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में गर्भाधान करेंगे तो विकलांग बच्चा पैदा होगा, जिसका कोई मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है और जिसे लेकर के आप पूरी जिंदगी झेलते रहेंगे और अपने भाग्य को कोसते रहेंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा और गर्भाधान और किसी के लिए अशुभ बोलना, ये तीनों काम मना है। ब्रह्म मुहूर्त में जानते हैं, एक कहावत है हिंदुस्तान में कि अरे भाई शुभ शुभ बोलो, पता नहीं कब तुम्हारे जबान पे सरस्वती बैठी हैं। ये क्या है सरस्वती? क्या है सरस्वती? बीड़ा लेकर आती है और मुंह के अंदर बैठती है? ऐसा नहीं है। यही सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती है। जब ये सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, उस समय जो कुछ भी बोला जाता है वो 100% सही हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि बुरा किसी के लिए कभी मत बोलो, पता नहीं इस सुषुम्ना का प्रवाह कब चल रहा हो। शुभ शुभ बोलो। कुछ लोग तो अपने बच्चों को लेकर के हर समय नेगेटिव कमेंट करते हैं, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपनी जिंदगी को नहीं संभाल पाएगा, ये सत्यानाश कर देगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसे है तो ऐसे। अरे अपने बच्चों के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग, समाज के बच्चों के लिए अशुभ शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? जानते हो ये स्वर ही ईश्वर है। ये जो आपके मुंह से स्वर निकल रहा है यही ईश्वर है, और ये आपकी बातें अगर सच हो गई तो इसलिए शुभ शुभ बोलना चाहिए। अगर कोई अशुभ बोल रहा है, आप बगल में बैठे हैं, तो आप विनम्रता पूर्वक कहिए कि आप अपने लिए और अपनों के लिए और परायों के लिए शुभ शुभ बोलिए और शुभ विचार रखिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, वरना शरीर बीमार होगा होगा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़े। ऐसा करने से आपकी आयु पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो तमाम बातें जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए, ये जाना आपने पंडित जी से। अब बढ़ेंगे तुला राशि की तरफ। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ राहु है, मृत्यु भाव में सूर्य के साथ बुध है, रोग स्थान में मंगल के साथ बृहस्पति है। कहने का मतलब कुल मिला करके अगर देखा जाए तो चंद्रदेव ने आपका दिन बना दिया है, बाकी तो ग्रह गोचर ठीक नहीं है। तो निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है, क्योंकि आमदनी के स्थान में चंद्रदेव विराजमान है। तो आप निर्णय सही लेंगे, तरक्की के अवसर खुलेंगे। जीवन साथी को लेकर के ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यात्रा पर जा रहे हैं तो सतर्कता बरतें। आज चेक वाले कपड़े या शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब तक पंडित जी ने ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी इतनी खास जानकारियां हमको दी, लेकिन एक और सवाल कि क्या ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन हर तरह के लोगों को करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मैंने तो इसके बारे में बहुत कुछ पहले भी बता दिया, फिर से एक बार बता रहा हूँ। वो लोग जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो लोग पूरी तरह से फिट हैं, सिर्फ उनको ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, इनको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत नहीं है। ऐसे लोग जो शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या बीमार हैं, ऐसे लोग जिनका रात में खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती, इनके लिए कोई सनातन धर्म में कठिन कानून नहीं बनाया गया है। इन्हें हर प्रकार के जप तप व्रत नियम में छूट दी गई है। किसको किसको? बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती, इतने लोगों को सब प्रकार के कानूनों से
छूट दी गई है और ये सुखपूर्वक जिस तरह से रह सकते हैं उस तरह से इन्हें रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके दसम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति और कारोबार के स्थान में और सूर्य के साथ चतुर्थ दशम का संबंध मुझे ये संकेत कर रहा है कि आपकी व्यावसायिक योजनाओं में निवेश की संभावना बढ़ रही है और नए रोजगार के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। जीवन साथी से अपनी भावनाएं आपको साझा करना चाहिए। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। वाद विवाद से बचने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भूखे व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है नेहा उज्जैन से। नेहा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। नेहा जी, चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मेरे छोटे भाई के लिए। उसका जन्म है 24/10/89। जी। नाम है मयूर जी। इसकी शादी नहीं हो पा रही और इसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। अभी भी शादी का संयोग तो बेटा अभी तत्काल में नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 के बीच में इनका विवाह हो जाएगा। और सबसे बड़ी इनके विवाह के न होने का कारण जो मुझे देखने में समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अभी इनका आजीविका का भाव जो है वो ठीक नहीं है। अभी इनके रोजी रोटी का भाव ठीक नहीं है। ये सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें रोज़ चाहिए कि शिव मंदिर में 40 दिन लगातार जाएं, शिव मंदिर में जल, दूध, गन्ने का रस चढ़ाएं और एक घी का दिया जलाएं और वहीं बैठ करके 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करें, क्योंकि इनका भाग्य बड़ा मंद है। अगर ये भगवान शिव की 40 दिन तक लगातार आराधना करेंगे तो इनको रास्ता मिलेगा और ये रोजगार परक होंगे और इनका अच्छा विवाह भी होगा। एक और कॉलर हैं कमलजीत जी होशियारपुर से। कमलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे हस्बैंड का नाम तेजिंदर सिंह है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1972। क्या जानना चाहती हो? उनकी जॉब तो करते हैं लेकिन कारोबार में तरक्की नहीं है सर। देखिए, ऐसा है, जो मैं देख पा रहा हूँ ना, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल तो हो रहा है। आपके पति के हाथ में रोजगार तो है, ऐसा तो आप नहीं कह सकती कोई बेरोजगार हैं। काम भी चल रहा है, लेकिन जो एक उन्नति या बरकत होनी चाहिए ये नौकरी में संभव नहीं है। इसके लिए तो रोजगार ही करना पड़ेगा और रोजगार करने के लिए भी उपयुक्त अवसर नहीं है। 50 साल के ये हो गए हैं, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी धन संचय की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो इसलिए आप इनकी पत्नी हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। 3 झाड़ू खरीदिए, 2 सीख वाली और 2 फूल वाली और 1 सीख वाली। शुक्रवार के दिन खरीदिए और तीनों झाड़ू वहीं दुकान से लेकर के किसी गुरुद्वारे या मंदिर में जाइए और वहाँ पुजारी के को ये तीनों झाड़ू आप श्रद्धापूर्वक दान करिए। ऐसा आप कम से कम कुल मिलाकर के 5 मंदिर या 5 गुरुद्वारों में ये उपाय करिए। हर शुक्रवार को 1 गुरुद्वारे या 1 मंदिर में आप 5 बार ये उपाय करके देखिए। आपके झाड़ू से गुरुद्वारा और मंदिर की जब सफाई होगी तो आपके किस्मत की गंदगी अपने आप दूर हो जाएगी और आप सुख के रास्ते पर अपने आप आपका परिवार चल पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातक जरा अपना ट्रांजिट जान लें, ग्रह गोचर जान लें, तो आपका राशि स्वामी सुख भाव में है मंगल के साथ और आपके धन भाव का स्वामी आपके पराक्रम के स्थान में है। बचत करने की अगर कोशिश करिएगा तो सफलता मिलेगी। काम के दौरान गलतियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बहुत घबराहट में काम ना करें। और मैं तो कहूँगा कि आप अगर धैर्य रखेंगे तो परिवार का सहयोग भी मिलेगा और आपके सारे अधूरे काम पूरे होंगे। थकावट और बेचैनी अगर महसूस हो
तो आपको थोड़ा अपने मन को समझा करके धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो बेवजह जग हंसाई के पात्र बनेंगे। चींटियों को आटा और शक्कर डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मकर राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हाँ जी। जी, अपना नाम बताते हुए आप पंडित जी से बात करें। अच्छा, हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, फिर हमने अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना, पंडित जी बताइयो। आपका क्या नाम है? संतोष नाम है जी, मैं उसकी माँ हूँ जी। और बेटे का क्या नाम है? साहिल। साहिल। हाँ जी। कितने साल का है? ये इसका बर्थडे की 13 अगस्त 2007। चलिए, आपका बेटा 15 साल का अब होने जा रहा है। और मैं बताऊं कि आपके पुत्र के द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि ठीक नहीं है, इसलिए आपके बेटे की पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। 15 साल का आपका बेटा है। आप अपने बेटे के पढ़ाई के प्रति ध्यान रखें। कुछ और कोचिंग ट्यूशन की व्यवस्था करें। आपके घर में पढ़ाई का थोड़ा सा वायुमंडल कमज़ोर है। पढ़ाई के लिए बच्चे के प्रयास करें तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि अभी सामान्य से नीचे की गति में ये लड़का पढ़ाई कर रहा है। अगर पढ़ेगा अच्छा तो भाग्य अच्छा होगा, लेकिन अभी वर्तमान अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सुशीला हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो। सुशीला जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी, हेलो पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मेरा नाम सुशीला है। मेरा बेटा है मोहित। पंडित जी बोलिए बोलिए। नमस्कार। मेरा बेटा है वो मतलब। सुशीला जी, आप सवाल पूछिए। पंडित जी, मेरा बेटा है और वो है मतलब। आप कुछ पूछना नहीं चाहती हैं, आप टीवी पर अपनी बात सुनना चाहती हैं, इसलिए आपके प्रश्न का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। और एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, दीप। दीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते भैया। सर, मेरा बेटे का पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 2000 जी। और टाइम है रात को 2344 आवर। जी। उसका आगे पढ़ाई कैसे होगी या बिजनेस में उसका अच्छा है? देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा से मंगल की स्थिति परस्पर सदाष्टक है। बेटा आपका पढ़ने में मध्यम श्रेणी का है। सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी बनने का कोई योग नहीं है। व्यवसायी बनने का ही योग है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अब इनकी 20 साल की अवस्था हो गई है, इन्हें मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाएं और उसके बाद इनसे जो भी व्यवसाय ठीक ढंग से कर सकें उस व्यवसाय को इनसे करवाना चाहिए। निश्चित रूप से व्यवसाय में ही इन्हें सफलता मिलेगी। बाकी इन्हें सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है, कोई मतलब कि बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा का योग नहीं है। व्यवसाय करके अपने आप को सुखी रख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की। जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी द्वितीय भाव में, धन भाव में विराजमान है। इसका मतलब ही होता है कि आज आपको रुका धन वापस मिलेगा। अगर आपकी कोई पेमेंट फंसी हुई है विदेश में, वो भी रिलीज होगी, और कोई आपका उधार लिया है तो वो भी देगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ सकती हैं भाई। आपके अहंकार के कारण घर में कलह भी हो सकता है। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले अमरोहा से कॉलर जुड़ चुके हैं। छत्रसाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार जी, मेरे 2 बच्चे हैं, वंशपाल और अंशपाल। क्या है? अंशपाल और वंशपाल। एक बार फिर से आप अपने बेटों का नाम बताइए। एक वंशपाल और अंशपाल। वंशपाल और अंशपाल जी। और आपका क्या नाम है? 24/7/2010 और 21/2/2012 डेट ऑफ बर्थ। क्या जानना चाहते हैं? जवाब जो है चिड़चिड़ापन रहता है आपस में दोनों भैया जैसे।
देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और चंद्रमा दोनों की स्थिति भले 6ठी 8वीं है, लेकिन ये स्थितियाँ रोज़ बदलती हैं, तो ये बड़ी समस्या नहीं है दोनों के अंदर चिड़चिड़ापन होना। दोनों की उम्र अभी 12 साल के अंदर है, इसलिए बचपन में इतना तो स्वाभाविक है दोनों के अंदर कुछ होना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लगता हो कि ये ज़्यादा जिदबाजी करते हैं या ज़्यादा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं या खाना छोड़ देते हैं, तो आप इनको मंगलवार को किसी गौशाला में लेके जाइए, गाय के पूंछ का झाड़ा इनके सर पे 5 बार लगवाइए। ये उपाय 2-3 मंगलवार करिए, निश्चित रूप से इन लोगों की जिदबाजी कम हो जाएगी और समझदारी से काम करेंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन महाराष्ट्र से। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। 14/5/1989 जन्म तारीख जी। शाम के 6:30 जी। गवर्नमेंट जॉब का कोई है क्या? सचिन जी, आपके 10म भाव का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो समय बर्बाद होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी। अपनी योग्यता के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में काम करें, सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के राशिफल की बात करेंगे और जानेंगे आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति है और द्वितीय धन भाव में धनेश स्वगृही है। कैसे कहूं कि ग्रह गोचर आपका अच्छा है, बिल्कुल धन लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। जीवन साथी से आपको अपनी भावनाएं साझा करना चाहिए। स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। घर में कपूर जलाकर उसकी धुनी दिखानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, मौसमी असम से। मौसमी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनका प्रमोशन टेस्ट हुआ है एक बहुत खराब प्लेस में। उनका नाम है अवनी शर्मा। डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1964, रात 3 बजे। तो कब तक छुटकारा मिलेगा उसमें पंडित जी? वो बहुत दिन खराब चल रहा है उनका। अब देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से मौसमी, तो मुझे यही लग रहा है कि 17 जनवरी 2023 के बाद ही कुछ राहत मिल सकती है। अभी उसके पहले तो कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो अपने पति को भी पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को ले जाना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए अब बात करते हैं आपके घर के बाहर लगने वाली नेम प्लेट की। कहाँ नेम प्लेट लगाने से बढ़ेगा दुर्भाग्य, कैसी नेम प्लेट लगाने से बढ़ेंगी खुशियां, नेम प्लेट से क्या है आपकी किस्मत का कनेक्शन, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, नेम प्लेट पर लिखा गया शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए। आपके जीवन में सफलता और गुड लक को लाता है नेम प्लेट। आपके घर के दाईं ओर या बाईं ओर नेम प्लेट होना चाहिए। नेम प्लेट ऐसा लगाना चाहिए कि वो हिले ना। नेम प्लेट में पूरा नाम और सरनेम दोनों होना चाहिए। नाम और सरनेम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, अर्थात कैपिटल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा काले रंग की नेम प्लेट घर के बाहर नहीं लगानी चाहिए। नेम प्लेट पर नाम ऐसा लिखा होना चाहिए जिसे हर कोई पढ़ सके। नेम प्लेट जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। लिफ्ट के ठीक सामने नेम प्लेट लगी हुई नहीं होनी चाहिए। नेम प्लेट के सामने झाड़ू, कूड़ा, सूरैक, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेम प्लेट टूटी फूटी और कटी हुई भी नहीं होनी चाहिए। नेम प्लेट का कोई एक अक्षर गायब हो गया हो, ऐसा नेम प्लेट भी दुर्भाग्य बढ़ाता है। ऐसा भी नेम प्लेट नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आपकी मीन राशि है तो आपके राशि स्वामी बृहस्पति इस समय आपकी ही राशि में मंगल के साथ विराजमान हैं। मंगल मीन राशि के जातकों का भाग्येश होता है। भाग्येश और लग्नेश की युति आपको धन लाभ कराएगी श्रीमान। विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन पैसे के मामले में आज आप खुशहाल रहेंगे। सहकर्मियों की मदद से सारे काम आपके चुटकी बजाते हुए हो जाएंगे। दोस्तों से मुलाकात भी संभव है, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेहनत से मुंह मत मोड़िए, फटे कपड़े घर से निकाल फेंकिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत अच्छी और खास जानकारी आज आपने दी महामुहूर्त के बारे में, और साथ ही नेम प्लेट के महत्व को भी बताया, कैसी लगी होनी चाहिए। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।